तो अब जैव निम्नीकृत बहुलक कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक हम 6 प्रकार से बहुलकों का वर्गीकरण कर चुके हैं। इन 6 प्रकारों में 3 बहुलकों का वर्गीकरण हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, जिसमें फर्स्ट आपका प्राकृतिक स्रोत के सोर्सेस के आधार पर, दूसरा स्ट्रक्चर के बेस पर और तीसरा मोनोमर के आधार पर। आज की क्लास में हमने आणविक बलों के आधार पर, तापमान के व्यवहार के आधार पर जैव और अजैव निम्नीकृत बहुलकों को पढ़ लिया है। अब लास्ट वर्गीकरण जो हमारा रह जाता है वो है बहुलीकरण की विधियों के आधार पर या बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण, और फिर हमारा ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बहुत सिंपल चैप्टर है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है, 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो बहुलकन के आधार पर, बहुलकन के आधार पर अथवा बहुलीकरण की विधि के आधार पर बहुलकों के प्रकार। अब इस आधार पर जो बहुलक होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो होता है योगज अथवा योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरा होता है संगनन बहुलीकरण। इसके अलावा इन बहुलकों को एक साइंटिस्ट हुआ था H.F. मार्क। इस H.F. मार्क ने इसी बहुलीकरण को 2 अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, श्रृंखला वृद्धि बहुलक और दूसरा था पदशय वृद्धि बहुलक। श्रृंखला वृद्धि बहुलक और पदशय वृद्धि बहुलक 2 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई और कर दिया गया था H.F. मार्क के द्वारा। लेकिन हमें डिटेल में कौन से पढ़ने, योगात्मक और संगनन बहुलीकरण। अब आप एक चीज नोट करोगे, देखना ध्यान से। जैसे सबसे पहले मैं योगात्मक को ही ले रहा हूं, योगात्मक बहुलीकरण की बात करें हम सबसे पहले, तो योगात्मक बहुलीकरण में मैं आपको बार बार बता रहा हूं लास्ट क्लास से कि योगात्मक बहुलीकरण में केवल योग होता है, संगनन में भी योग होता है, लेकिन वहां सह उत्पाद और बनता है, यहां सह उत्पाद नहीं बनता है। देखो एक चीज आप नोट करना, जैसे मैंने एक इकाई ली CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसके n मॉलिक्यूल हैं, तो मैं 2 इकाई लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और एक इकाई में ले रहा हूं आपके सामने, जैसे मैंने अभी ग्लाइसिन ही बनाया था NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और कनेक्ट किया था आपका एमिनो कैप्रोइक अम्ल से CH2 का होल 5 C डबल बॉन्ड OH। अब देखोगे आप ध्यान से, जो मेन डिफरेंट है ना वो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान दोगे। इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड होता मान के चलो, तो डबल बॉन्ड जब खुलता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ये डबल बॉन्ड खुलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये इधर फ्री ये इधर फ्री, और पूरे पर क्या लगा दिया जाता है n। मैंने सेम इकाई होने के कारण 1 पर लगाया। अच्छा यहां पर क्या है, देखो इस लाइन में कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, नहीं है कोई डबल बॉन्ड, तो इस सिचुएशन में कनेक्ट कैसे करूं, जोड़ू कैसे, तो मुझे क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहे हैं, एक क्रियात्मक समूह ये रहा, एक ये रहा, ये एमीन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एमीन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरूरी नहीं है एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो यहां पर अब मैं क्या करता हूं कि जब क्रियात्मक समूह है तो इधर से ये निकाला, इधर से ये निकाल दिया, इधर से H निकाल दिया, इधर से OH निकाल दिया, और इनको बाहर निकाल के इनको चिपका दिया, जोड़ दिया। तो मेन डिफरेंट समझना कि जब मेरे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वहां पर क्रियात्मक समूहों का होना जरूरी है, और जब मेरे पास क्रियात्मक समूह नहीं है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो वो बॉन्ड खुल खुल कर आपस में ये जुड़ जाएंगे, तो क्या कोई चीज और बाहर निकलेगी या मुख्य उत्पाद ही बनेगा, केवल और केवल मुख्य उत्पाद बनता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आप देखोगे ध्यान से, देखना ध्यान से कि जो योगज बहुलक है या योगात्मक बहुलीकरण है, इसमें द्वि अथवा त्रि क्रियात्मक समूह वाली
एकलक इकाइयां आपस में बहुलीकरण करती हैं। क्या कह रहा हूं मैं? द्वि अथवा क्रियात्मक नहीं, सॉरी, त्रिआवंद वाली एकलक इकाइयां आपस में क्या करती हैं? बहुलीकरण करती हैं। डबल बॉन्ड वाली या ट्रिपल बॉन्ड वाली, जैसे एक बार फिर से देखना आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मैंने एक इकाई ये ले ली आपकी, और यहां पर मैं लगा देता हूं CN, और दूसरी इकाई में ले लेता हूं इसके साथ में आपकी CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ध्यान देना आप, ये 1,3-ब्यूटाडाइन और ये स्टाइरीन। अब देखो, क्रियात्मक समूह तो है लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। यहां पर ये डबल बॉन्ड है, मैंने आपको बहुलीकरण बता ही रखा है, डायरेक्ट ही डबल बॉन्ड खुलेगा आपका तो CH2 सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। फिर आप लिखोगे CH, सिंगल को क्या कर दोगे आप? डबल कर दोगे। तरीका मैं बता चुका हूं कैसे डबल होगा भाई, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इधर एक इधर, ये टूटेगा तो एक इधर एक इधर, ये दोनों जुड़कर डबल बना देंगे, ये सिंगल रह जाएंगे, इधर से फ्री इधर से फ्री, ये टूटेगा तो एक इधर एक इधर, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और ये फ्री हो जाएंगे, ठीक है। पर इन चीज़ों को रहने दो, हालांकि तरीका यही ज़्यादा बेटर है कि किस प्रकार से ये बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ से ये डबल की जगह सिंगल हो जाएगा, सिंगल की जगह डबल हो चुका है, फिर आपका CH आ जाएगा, यहाँ पर डबल की जगह आप सिंगल कर दोगे और फिर ये आपका CH2 हो जाएगा। CH2 से CH2 कनेक्ट होगा तो यहाँ से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, डबल की जगह फिर सिंगल हो जाएगा CH, और इधर और नीचे CN, और पूरे पर क्या लगा दोगे आप? N मॉलिक्यूल। तो अब एक बात बताओ, मुख्य उत्पाद के अलावा क्या कोई ऐसी चीज थी जो बाहर जा रही है? नहीं। तो डेफिनेशन क्या बनी? योगज या योगात्मक बहुलीकरण में क्या होता है? द्विआवंद अथवा त्रिआवंद वाली एकलक इकाइयां आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, और इनके जुड़ने के साथ साथ केवल मुख्य उत्पाद का निर्माण होता है, कोई सह उत्पाद यानी छोटे और अन्य अनुभार नहीं निकलते हैं। ऐसा बहुलीकरण आपका योगात्मक या योगज बहुलीकरण कहलाता है। मेन बात ये कि इसमें कोई भी सह उत्पाद नहीं बनेगा, ये बात आपको याद रखनी है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात और क्या याद रखनी है, मान के चलो इसका वेट कितना है, तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम है। चलो अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं इसका 100 म्यू वेट है, मान के चलो वैसे ही, ठीक है। निकालना चाहो तो निकाल लेना। कार्बन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है काउंट करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। मान के चलो 100 म्यू है और इसका 50 म्यू है, मान के चलना। अब मैंने इस वाली इकाई ली 10 और इसकी इकाई ले ली मैंने मान के चलो 5, तो 10 इकाई है तो 100 × 10 यानी कि 1000 म्यू हो जाएगा, और ये 50 × 5 यानी कि 250 म्यू हो जाएगा। अब मैं यदि कहूं कि इसका वेट कितना होगा, तो भाई यहां पर यूनिट तो उतनी ही होंगी ना जितनी यहां पर ली है, तो इस पूरे का वेट आपका कितना होगा? इनका गुणज होगा, और इनका गुणज मतलब 1000 और 250 यानी कि 1250 म्यू इसका क्या होगा? वेट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, इनका गुणज ही बनता गया है। तो इस वाली, अब ये मैंने समझाने के पर्पज से बताया है, आपको फिक्स नहीं है ये जो वैल्यू मैंने ली है। तो यहां पर बस आपको याद क्या रखनी है, आपको याद रखना है कि योगात्मक बहुलीकरण में कोई सह उत्पाद बाहर निकलता नहीं है, मुख्य उत्पाद बनता है। तो जो एकलक इकाइयां ली जाती हैं उन्हीं का गुणज में क्या होता है? अनुभार होता है बहुलक का, मतलब बहुलक का अनुभार एकलक इकाइयों के अनुभार का गुणज में ही होता है। क्लियर है यहां तक? लेकिन संगनन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? वो सभी बहुलक जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हो, जैसे बाइनल क्लोराइड के जितने भी एग्जाम्पल है, 1,3-ब्यूटाडाइन के जितने भी हैं, ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सब आपके योगात्मक या योगज बहुलीकरण के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट आती है बात अब आपकी संगनन बहुलीकरण। तो देखो संगनन बहुलीकरण में क्या हो जाता है, अगला पार्ट है आपका संगनन बहुलीकरण। देखो संगनन बहुलीकरण में क्या होता है,
द्वि अथवा त्रि क्रियात्मक समूह वाली एकलक इकाई आपस में बहुलीकरण करती है एवं मुख्य उत्पाद के साथ साथ सह उत्पाद का निर्माण भी होता है। मुख्य उत्पाद के साथ साथ सह उत्पाद का निर्माण भी होता है। अब देखोगे आप कैसे, देखो जैसे मैं अभी नायलॉन 66 का एग्जाम्पल लेता हूं। नायलॉन 66 की एकलक इकाई बोलो आप जल्दी से, कौन सी होंगी? हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक अम्ल। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन क्या हो जाएगा? CH2 का होल 6 और NH2। तो दो इकाई, एक एमीन और दो एमीन, डाइएमीन, ठीक है। प्लस एडिपिक अम्ल क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, CH2 का होल 4 और C डबल बॉन्ड OH। इसके भी N यूनिट और इसके भी N यूनिट। अब यहां से क्या होगा? क्या आपको कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है श्रृंखला में? नहीं, डबल बॉन्ड नहीं है। तो क्या होना जरूरी है? क्रियात्मक समूह। यहां पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर दो एमीन है। तो यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा और यहां से भी OH निकलेगा। H OH H OH वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते चले जाएंगे। अब इकाई क्या बनेगी? तो NH, CH2 का होल 6, फिर NH, H गया OH गया, सीधा कौन आएगा? C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड O, और पूरे में क्या लगा दोगे आप? N। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है? साथ में जल के अणु भी बाहर निकल रहे हैं, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल रहे हैं। और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं तो बताओ इसका वेट कम होगा या नहीं होगा वाटर का? अब बताओ, मान के चलो इसका वेट है 100 म्यू, इसका वेट भी है 100 म्यू, और इसके 10 यूनिट हैं और इसकी भी 10 यूनिट हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 म्यू, और ये भी कितना हो जाएगा? 1000 म्यू। क्या अब मैं ये कह दूं कि 1000 ये 2000 हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल अलग से गए, उसका वेट भी तो घटेगा। तो क्या यहां पर संघनन बहुलीकरण में जो एकलक इकाइयों का वेट होता है उसका पूर्ण गुणज या उसका बहुगुणज बहुलक का वेट हो सकता है क्या? नहीं होगा। जबकि योगज बहुलक में वो ऐसा होता है, यहां पर ऐसा नहीं हो पाता है। क्लियर? तो ये आपका होता है संघनन बहुलीकरण, और इससे पहले आपने पढ़ा था योगज बहुलीकरण। मेन डिफरेंट क्या है दोनों में? तो डिफरेंट इतना सा आ जाता है कि योगज बहुलीकरण में द्विआवंद या त्रिआवंद वाली क्रिया इकाइयां होती हैं जो आपस में बहुलीकरण करती हैं, और कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकलता है। मुख्य लाइन है, कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकलता है। और जो एकलक इकाइयां होती हैं उनके वेट का बहुगुणज ही होता है किसका? बहुलक का वेट। जबकि संघनन बहुलीकरण में ध्यान देना, द्विआवंद और त्रिआवंद की जगह द्वि अथवा त्रिक्रियात्मक समूह वाली इकाई होती है, और वहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली इकाई होती है, और यहां पर मुख्य उत्पाद के साथ साथ सह उत्पाद भी बाहर निकलता है। और इस सिचुएशन में जो एकलक इकाइयों का वेट होता है उसका पूर्ण गुणज बहुलक का वेट नहीं होता है। यह आपका मेन डिफरेंट होता है किसमें? संघनन बहुलीकरण और योगात्मक बहुलीकरण में। अच्छा, अब नेक्स्ट बात यह आती है कि इनकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो योगात्मक और संघनन बहुलीकरण की विधियां होती हैं कि इन विधियों से बहुलीकरण कैसे किया जाता है। तो इनकी विधियों को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। ऑब्वियसली एक विधि तो आपकी योगात्मक बहुलीकरण ही हो जाएगी, और दूसरी विधि हो जाएगी आपकी संघनन बहुलीकरण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योगात्मक बहुलीकरण की। तो अब नेक्स्ट अपन की बात आती है कि बहुलीकरण की विधियां कौन कौन सी हैं। और अभी तक हमारे सभी जो क्लासिफिकेशन है 7 टाइप से हमने पूरा कर लिया है। तो बहुलीकरण की विधियां देखते हैं। एक्चुअली बहुलीकरण की विधियां यही होती हैं जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, योगात्मक और संघनन बहुलीकरण। तो टॉपिक है हमारा बहुलीकरण
बहुलीकरण की विधियां। अब बहुलीकरण की विधियां दो प्रकार की हैं, एक होती है आपकी योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी होती है संगणन बहुलीकरण। तो संगणन बहुलीकरण की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम योगात्मक बहुलीकरण देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से पुटअप आपका हो सकता है। हालांकि अमूमन चांस 2 नंबर के क्वेश्चन आने के इस चैप्टर से नहीं होते, छोटे क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं। तो कोई एक सिंपल सा टॉपिक यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखो योगात्मक बहुलीकरण, ये तो अब आप जान चुके हो कि योगात्मक बहुलीकरण के लिए मेरे को द्विआवंद या त्रिआवंद वाली एकलक इकाई की आवश्यकता होती है। पहली बात, यहां पर कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, केवल क्या बनता है, मुख्य उत्पाद बनता है। ये 2 बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात क्या हो जाती है कि जो द्विआवंद या त्रिआवंद वाली इकाइयां होती हैं, ये कैसी होती है, असंतृप्त होती हैं। असंतृप्त आप जानते हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों को असंतृप्त अनसैचुरेटेड बोला जाता है, और एल्केन जो होते हैं एकल बॉन्ड वाले यौगिक, उनको सैचुरेटेड यानी संतृप्त बोला जाता है। तो इकाई कैसी होती है, असंतृप्त इकाई होती है। भाई डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इकाई कैसी हो जाएंगी आपकी, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त। और असंतृप्त इकाई क्या होती है, यहां पर अक्रिय होती हैं, और अक्रिय मतलब क्रिया करने योग्य ही नहीं होती हैं। तो अब एक बात बताइए, जब जो क्रिया करने योग्य ही नहीं है तो वो आगे बहुलक कैसे बनाएगा भाई। तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा पदार्थ चाहिए होगा यहां पर जो इस इकाई को क्या कर दे, एक्टिव कर दे, मतलब अक्रिय से क्रिया कर दे। तो इसके लिए क्रिया करने के लिए, जैसे आपके घर पर भी कोई बच्चा नहीं पढ़ता है तो आप पढ़ाने के लिए उसे क्या करते हो, तरह तरह के वाले देते हो। देखो बगल वाले का छोरा ये बन चुका है, वो ये ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है। तो सक्रिय करने के लिए ही तो ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो अक्रिय पदार्थ को सक्रिय करने के लिए कुछ पदार्थ ऊपर से मिलाए जाते हैं इस विधि में, और वो पदार्थ जो ऊपर से मिलाए जाते हैं उनको प्रारंभिक पदार्थ कहा जाता है। कौन से पदार्थ बोला जाता है, आरंभिक पदार्थ, प्रारंभिक पदार्थ, या फिर इनको सक्रिय पदार्थ भी आप बोल सकते हो। अब ये प्रारंभिक पदार्थ के रूप में क्या लिया जाता है, तो प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कोई मुक्त मूलक लिया जा सकता है, कोई मुक्त मूलक लिया जा सकता है, कोई आयनिक स्पीसीज ली जा सकती है, आयनिक यौगिक लिया जा सकता है। सामान्यतः योगात्मक बहुलीकरण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में जो वस्तु काम में ली जाती है, जो पदार्थ काम में लिया जाता है, वो होता है मुक्त मूलक और आयनिक यौगिक। तो उसके लास्ट पार्ट है कोई परऑक्साइड या परऑक्सी अम्ल। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुलीकरण की विधि में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कौन से पदार्थों का यूज किया जाता है। तो आप लिखोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन 2-3 बार पुटअप किया जा चुका है कि प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कोई मुक्त मूलक या आयनिक यौगिक काम में लिए जाते हैं, जिसमें परऑक्साइड या परऑक्सी एसिड जैसे कि बेंजोइक अम्ल वगैरह काम में लिए जा सकते हैं। कौन काम में लिए जा सकते हैं, बेंजोइक अम्ल, इस प्रकार के पदार्थ काम में लिए जा सकते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं किस तरह से काम में आएगा। ठीक है, तो यहां आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, और हो सके तो बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला भी आप लिखोगे। क्या फॉर्मूला होता है बेंजोइक अम्ल का, देखो नॉर्मली परऑक्साइड को इस तरह से दर्शाया जाता है, ये ओ बॉन्ड होता है परऑक्साइड में या परऑक्सी अम्ल में। अब श्रृंखला तो आप जानते हो, श्रृंखला को दर्शाने के लिए मैं किसका यूज करता हूं, आर का, तो इसे परऑक्साइड बोल दिया जाता है। ठीक है, अब ये परऑक्साइड तो एक डायरेक्ट दर्शाने का एक तरीका है। यदि मैं आर की वैल्यू लिखकर कोई परऑक्साइड बनाऊं, एग्जांपल जैसे बेंजोइल परऑक्साइड, तो बेंजोइल परऑक्साइड क्या होता है, आर की जगह आएगा C6H5C डबल बॉन्ड O, ये तो इस आर की जगह, और ये आर सेम है तो इसकी जगह भी C6H5C डबल बॉन्ड O। तो ये आर ये हो गया, ये आर ये हो गया, और बीच में ये वाला बॉन्ड O और जोड़ दो ना, तो ये वाला जो कंपाउंड है आपका, इसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड।
बेंजोइल परऑक्साइड, ये आपका कंपाउंड है। तो बेंजोइल परऑक्साइड को हम काम में लेते हैं, लेकिन इसको जब मैं यूज में लूँगा तो जो डेरिवेशन चलेंगी, इक्वेशन चलेंगी केमिस्ट्री की, वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, लंबी हो जाती हैं। तो इस कारण मैं शॉर्ट फॉर्म इसको यूज कर लेता हूँ कि आर मेरे को नहीं लिखना पड़े। देखो इस दोनों फॉर्मूलों में ये काफ़ी बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए बेंजोइल परऑक्साइड, ROOR परऑक्साइड, और बेंजोइल लेना है तो C6H5 C डबल बॉन्ड OO CO C6H5, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट सेम है। आप यहाँ से देखो, ये इधर का पार्ट और ये इधर का पार्ट, ये दोनों सेम है। यदि मैं इसको यहाँ से यूँ पलट दूँ तो इसके ऊपर आ जाए एक तरह से, ठीक है। तो ये बेंजोइल परऑक्साइड है, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में यहाँ पर काम में लिया जाता है। क्वेश्चन बन जाए कि योगात्मक बहुलीकरण में प्रारंभिक पदार्थ क्यों यूज में लिए जाते हैं, तो क्या आंसर दोगे आप? योगात्मक बहुलीकरण में द्विआवंद या त्रिआवंद वाली एकलक इकाइयां उपस्थित होती हैं जो कि अक्रिय होती हैं, असंतृप्त होती है। इनको सक्रिय बनाने के लिए प्रारंभिक पदार्थ डाले जाते हैं जो अक्रिय अणुओं को सक्रिय कर देते हैं। प्रारंभिक पदार्थ के रूप में मुक्त मूलक, आयनिक यौगिक काम में लिए जाते हैं जो मुख्यतः परऑक्साइड या परऑक्सी अम्ल होते हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड। क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छा, कोई भी मुक्त मूलक क्रिया विधि है, कोई भी योगात्मक या संघनन बहुलीकरण की क्रिया विधि है, वो 3 पदों में पूर्ण होती है। और 3 पद कौन कौन से होते हैं? तो इसमें पहला पद जो होता है वो होता है श्रृंखला प्रारंभक पद, मतलब श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला पद। नंबर 2 पर जो पद होता है वो होता है श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला को सुचारू करने वाला पद, श्रृंखला को चलाने वाला पद। और तीसरा होता है श्रृंखला समापन पद, श्रृंखला समापन पद, ठीक है। तो श्रृंखला प्रारंभक पद हो सकता है, श्रृंखला संचरण पद हो सकता है, श्रृंखला समापन पद होता है। तो ये कोई भी विधि लेंगे हम, उसमें ये तीनों पॉइंट आएंगे। अब विधि कौन कौन सी? तो देखो, प्रारंभिक पदार्थ मुक्त मूलक के रूप में हो सकता है, प्रारंभिक पदार्थ आयनिक यौगिक के रूप में हो सकता है। अब यदि प्रारंभिक पदार्थ मुक्त मूलक के रूप में है तो वहां पर उस विधि को बोलेंगे मुक्त मूलक क्रिया विधि, या फिर और डिटेल में बोलना चाहो तो योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक क्रिया विधि। दूसरी विधि क्या हो सकती है? आयनिक विधि या आयनिक बहुलीकरण की विधि। अब आयनिक कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो आयन पता है आपको 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणायन और एक धनायन। तो धनायन और ऋणायन, तो एक तो हो जाएगा धनायनिक बहुलीकरण और एक हो जाएगा ऋणायनिक बहुलीकरण। अब टेंशन में आने की जरूरत नहीं है कि 3-3 हो गए, तो 3-3 नहीं हो गए, थोड़ी टेंशन और बढ़ा देता हूं, इसमें भी 3 हो गए, श्रृंखला प्रारंभक, श्रृंखला संचरण, श्रृंखला समापन। इसमें भी 3 हो गए और इसमें भी 3 हो गए, तो ऐसा तो 9 हो गए। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है आपके लिए। क्यों? यदि आपने इन तीनों में से कोई सी भी एक सीख ली सही ढंग से, तो बची हुई 2 तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगी, क्योंकि चलना तो यही पूरा स्टेप है तीनों के तीनों। और जब तीनों स्टेप्स चलेंगे तो एक को सीखो, बाकी तो ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। तो अभी तक क्या बात हुई हमारी? योगात्मक बहुलीकरण की जो क्रियाविधि होती है वो द्विआवंद या त्रिआवंद के कारण होती है। द्विआवंद और त्रिआवंद वाली इकाइयाँ असंतृप्त होती हैं, अक्रिय होती हैं, उन्हें सक्रिय करने के लिए कोई एक्टिवेटर डाला जाता है, प्रारंभिक पदार्थ या सक्रिय कारक डाले जाते हैं, जिसके रूप में कोई मुक्त मूलक हो सकता है, आयनिक यौगिक हो सकता है, परऑक्साइड हो सकता है, परऑक्सी अम्ल हो सकता है, ठीक है, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड। इसके अलावा मुक्त मूलक ले रहा हूं मैं तो मुक्त मूलक योगात्मक बहुलीकरण बोलूंगा, कोई आयनिक ले रहा हूं तो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण बोलूंगा। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, तो योगात्मक धनायनिक बहुलीकरण हो जाएगा और योगात्मक ऋणायनिक बहुलीकरण हो जाएगा। ठीक है, तीनों ही प्रकार के मुक्त मूलक क्रियाविधि में धनायनिक बहुलीकरण और ऋणायनिक बहुलीकरण 3-3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप श्रृंखला प्रारंभक, दूसरा श्रृंखला संचरण और तीसरा श्रृंखला समापन पद। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम सबसे पहले ले रहे हैं मुक्त मूलक क्रिया विधि, पहला स्टेप, और 3 स्टेप ये चलेंगे, तो देखोगे आप ध्यान से। देखो मैं ले रहा हूं यहां पर सबसे पहले नंबर 1 पर मुक्त
मूलक क्रियाविधि, या फिर ये भी बोल सकते हो योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि। ये जो योगात्मक बहुलीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि है, ये परऑक्साइड या फिर परऑक्सी अम्ल, परऑक्साइड या परऑक्सी अम्ल किसके रूप में यूज में लिए जाते हैं? प्रारंभिक पदार्थ के रूप में। प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कौन लिए जाते हैं? परऑक्साइड या फिर परऑक्सी अम्ल काम में लिए जाते हैं। जैसे, और इसका पहला स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है? श्रृंखला प्रारंभक पद। कौन सा स्टेप है पहला? श्रृंखला प्रारंभक पद। दूसरा स्टेप कौन सा होगा? श्रृंखला संचरण पद। तीसरा स्टेप कौन सा होगा? श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला प्रारंभक, नाम से स्पष्ट है श्रृंखला का प्रारंभ होना। अब श्रृंखला प्रारंभ कौन करवाएगा? कि उस 1 लाख में मेरे को कुछ ऐसे पदार्थ डालने पड़ेंगे जो उसको क्या कर दें? एक्टिव कर दें। अब एक्टिव पदार्थ के रूप में यहां पर कौन लेंगे? परऑक्साइड या परऑक्सी अम्ल, जो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे बेंजोइल परऑक्साइड होता C6H5 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो और C6H5, ये आपका बेंजोइल परऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो बेंजोइल परऑक्साइड का अब मैं यहां पर क्या करवाऊं? वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है नॉर्मल अवस्था में मुक्तमूलक क्रियाविधि। तो H न्यू यानी कि सनलाइट, ठीक है, H प्लांक कांस्टेंट और न्यू यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको दर्शा रहा है। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो ये बॉन्ड है, ये आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है? 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो ये समान रूप से टूट जाता है, समान रूप से। जैसे ये बॉन्ड है, अब मैंने यहां पर यूं तीर लगाया, तो इस तीर का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ गए, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। समान रूप से टूटने का मतलब क्या है भाई? समान बंटवारा। जैसे 10 रुपए बांटे समान रूप से 2 जनों में, तो 5-5 आए, 4 जनों में तो 2.5-2.5 रुपए आए। तो समान रूप से बंटवारा हो रहा है। समान रूप से 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। और असमान बंटवारा क्या होगा? एक को इलेक्ट्रॉन मिल जाए और दूसरा देखता रह जाए। ठीक है, तो यहाँ समान बंटवारा होता है। तो ये तीर समान बंटवारे का नहीं है, असमान बंटवारे का है। देखो ये वाला तीर होमोलाइटिक क्लीवेज का नहीं है, हेट्रोलाइटिक यानी कि विषमांश विघटन का है। और इसको यूं की जगह आधा कर दो, ये समांश विखंडन का है। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, ये दूसरे को, ये 1 को दर्शाएगा और एक तीर इधर लगेगा, ऐसे ही आधा। ये पूरे इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है और ये आधे इलेक्ट्रॉन को। तो यहां पर मैं आधा तीर लगाऊंगा और आधा किधर लगेगा? इस साइड में। तीर तो यूं है, लेकिन ये आधा लगाया जाएगा समांश विखंडन के लिए। और जब इसका समांश विखंडन हो जाएगा तो उस सिचुएशन में ये किस तरह से होगा? देखो, C6H5, यहां से C डबल बॉन्ड O, फिर यहां से सिंगल बॉन्ड O, और O पर क्या आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब इधर से भी क्या बनेगा? C6H5 COO, तो यही बन रहा है। तो मैं अलग अलग क्यों लिखूं भाई? मैं 2 लिख देता हूं, 2 इकाई एक जैसी ही तो बनेंगी। अच्छा, सनलाइट चली रही है तो दोबारा से समांश विखंडन हो जाएगा, क्योंकि 1 बॉन्ड और भी है यहाँ पर। तो आगे फिर ये टूट जाता है सनलाइट में, और यहाँ से अब की बार इसका विखंडन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। अब ये समझना, ये बॉन्ड किसके? 1 इलेक्ट्रॉन इधर। यदि मैं पूरा लगा देता दोनों इलेक्ट्रॉन और आधा लगाया तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनाएगा? 1 इस पर आ जाएगा, 1 इस पर। अच्छा, जैसे ये टूटेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इस पर होगा, 1 इस पर होगा। ये वाला और ये वाला मिलकर क्या बना देंगे? बॉन्ड। तो ये तो देखो COO, CO2 हो गई, नहीं हो गई? तो 2 तो क्या निकल जाएंगे? CO2। भाई 2 क्यों? 2 आगे लग रहा है। और ये क्या बचा आपका? C6H5 मुक्त मूलक। और विधि का नाम भी क्या था आपको याद है? मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो ये जो बिंदी सी दिखाई दे रही ना आपको, इसी को बोला जाता है मुक्त मूलक। ठीक है, अच्छा, तो देखो अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा सा हो गया है? तो इसी कारण मैं कह रहा था सरल चीज लिया करो। कि इसको मैंने दर्शाने का तरीका क्या बताया? ROOR। और इसमें एक चीज और है, केवल यहीं तक आप इसको तोड़ दो सनलाइट में। ठीक है, पूरा तीर नहीं है, आधा है। तो ये क्या बन जाएगा? RO मुक्त मूलक। और हमें इसी से ही काम चला लेना, आगे नहीं तोड़ना है। क्यों? क्योंकि आगे तोड़ूंगा तो R पर तो आ जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, और ऑक्सीजन हो नहीं सकता वहां। तो CO2 निकल रही है, इसलिए अलग हो गया है। तो यही मेरा काम करेगा। तो देखो ये तो इतनी सी है और ये इतनी लंबी अभिक्रिया है, तो हम इससे ही काम चलाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी यूज में ले सकते हो, चाहो तो इसको।
लेकिन अभी श्रृंखला प्रारंभ नहीं हुई है, अभी तो केवल कौन आया है मेरे पास, प्रारंभिक पदार्थ, जो स्टार्टिंग करवाने वाला है वो आ चुका है। अब मेरे पास प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कौन लूँ मैं, जैसे मैं ले लेता हूँ एथीन का मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी अभिक्रिया मैं करवाऊंगा किससे, RO मुक्त मूलक से, यानी प्रारंभिक पदार्थ से। भाई श्रृंखला तो तभी प्रारंभ होगी ना जब प्रारंभिक पदार्थ से मैं क्रिया करवाऊंगा। थोड़ा ऊपर लिखता हूं जिससे, तो RO प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से देखना, सनलाइट में होगी, मुक्त मूलक ही मुक्त मूलक बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे। अब यहां पर देखना आप ध्यान से, ये वाला बॉन्ड फिर टूटेगा, समान, हर चीज समान रूप से टूटेगी। ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब मैं बार बार इन इलेक्ट्रॉनों को तीर को नहीं लगाऊंगा, अब आप समझना होगा आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा, मान के चलो ये बॉन्ड टूट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर तो क्या बना देंगे बताओ, बॉन्ड, और मुक्त मूलक इस पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखो, RO, O और C के मध्य में बॉन्ड बन जाएगा CH2, और यहां पर CH2 पर एक क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन। मैं इसको पहले की तरह कर देता हूं। अच्छा, अब श्रृंखला प्रारंभ हुई है मेरी, कैसे, तो डिटेल क्या है, थ्योरी क्या लिखोगे, श्रृंखला प्रारंभक पद में श्रृंखला स्टार्ट होती है, इसके लिए कोई प्रारंभिक पदार्थ जैसे बेंजोइल परऑक्साइड या नॉर्मल परऑक्साइड मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा एकलक इकाई से क्रिया करता है और एक नए मुक्त मूलक को उत्पन्न कर देता है, और इस तरह से श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। श्रृंखला प्रारंभ होने के बाद सेकंड बात आती है श्रृंखला संचरण, श्रृंखला का कंटिन्यू चलना। नंबर 2 पर आता है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होगा, श्रृंखला संचरण का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार चलना, श्रृंखला लगातार चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, नए नए एकलकों से क्रिया करती रहेगी। तो श्रृंखला संचरण में क्या होगा, मैं इसको उठा लेता हूं क्योंकि लास्ट उत्पाद मेरे पास ये आया है, RO CH2 और इस पर मुक्त मूलक, और ये नए एकलक के साथ क्रिया करेगा। जब ये नए एकलक के साथ क्रिया करेगा तो यहां से फिर ये बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तो आपको पता है ये बॉन्ड हटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर और एक इलेक्ट्रॉन इस पर। और अब आप जल्दी से बताइए यदि आपके समझ में आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और यहां पर एक नया मुक्त मूलक बन जाएगा। क्या बनेगा, RO, फिर ये CH2, फिर CH2, फिर ये CH2, फिर CH2 और नया मुक्त मूलक। आ रही बात समझ में, एक नया मुक्त मूलक बन जाएगा। ठीक है, यहां से मैं इसको पहले की तरह कर देता हूं। अच्छा, संचरण का मत, अब मैं लगातार जोड़ता जाऊं तो आप पूरी कॉपी को भर दो, इसमें तो चलती रहेगी अभिक्रिया। तो दर्शाया कैसे जाए कि अनंत बार अभिक्रिया चल रही है, तो आपको पता है बहुलक पढ़ रहे हो, N मॉलिक्यूल लगाकर करवा दो एक बार अभिक्रिया। लास्ट उत्पाद को दोबारा उठाओ, RO CH2 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 मुक्त मूलक, और N मॉलिक्यूलों के साथ अभिक्रिया करवा दो। N का मतलब जितने भी हैं वो सब रिएक्ट यहां पर करने लग जाएंगे। यहां से ये टूटेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, और इसको आप लिखोगे तो देखो RO CH2 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 और कंटिन्यू सो ऑन चलता रहेगा। तो अब एक बात बताओ, मैं यदि यहां पर N लगा दूं तो ये तो श्रृंखला आगे बढ़ने से रही, फिर मेरे को मुक्त मूलक अलग से दर्शाना पड़ेगा। तो CH2 के कितने आ जाएंगे, लाखों करोड़ों इकाई आ जाएंगी। तो CH2 में यहां पर N लगा देता हूं। N लगाने का मतलब तो ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, और लास्ट वाले पर क्या रह जाएगा, एक मुक्त मूलक। भाई इस पर मुक्त मूलक आ जाएगा, तो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। अब इसका मतलब मैंने लाखों करोड़ों CH2 के मॉलिक्यूल लगा चुका हूं यहां पर, और इस तरह से अब मैं कह सकता हूं श्रृंखला लगातार चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है। अब लास्ट स्टेप आ जाता है कि भाई जब N अणु मैंने यहां पर ले लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अब एकलक इकाइयां लगभग खत्म होने लग गई हैं। तो एकलक इकाइयां यदि खत्म होने लग गई हैं तो श्रृंखला क्या होगी, अब समाप्त होने लगेगी। तो लास्ट स्टेप मेरा आ जाता है श्रृंखला, थर्ड स्टेप, श्रृंखला समापन पद।
श्रृंखला संचरण पद में मैंने क्या किया था, जो श्रृंखला प्रारंभक पद से मेरे को मुक्त मूलक बना है वह एक नए एकलक इकाई से क्रिया करता है और नए मुक्त मूलक का निर्माण करता है, और इसी प्रकार वह नए मुक्त मूलकों से लगातार क्रिया करता रहता है और अनेक नए मुक्त मूलकों में परिवर्तित होता रहता है। जब सभी एकलक इकाइयां लगभग समाप्त हो जाती हैं तो फिर श्रृंखला समाप्त होने के लिए आती है। अब श्रृंखला समाप्त कब होगी, तो श्रृंखला को 4 प्रकार से यहाँ पर समाप्त किया जाता है। श्रृंखला को 4 प्रकार से क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। और 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो भाई, एक चीज तो ये श्योर है कि श्रृंखला जब तक समाप्त नहीं होगी जब तक मेरे को मुक्त मूलक दिखाई देंगे, और यदि मुक्त मूलक वहां पर प्रेजेंट हैं तो श्रृंखला कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। तो श्रृंखला को समाप्त करने के लिए सबसे पहले मुक्त मूलकों का हटना जरूरी होता है। तो श्रृंखला को समाप्त करने के लिए 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है युग्मन द्वारा। युग्मन, अब बायोलॉजी की भाषा में आप युग्मन को समझते होंगे, युग्मन मतलब होता है जुड़ना, अटैच होना। तो युग्मन द्वारा श्रृंखला कैसे जुड़ती है, तो देखो सबसे पहले मैं उसको उठाऊंगा वहां से, ROCH2 CH2 CH2 CH2, और यहां पर मैंने क्या लगा रखा है, N। ऐसी ही एक और इकाई ले लूंगा क्योंकि ये तो लाखों करोड़ों इकाई है, तो ROCH2 CH2 CH2 CH2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, N। अलग अलग हैं ये। अब मेरे को क्या करना है, 2 एक जैसी इकाई लेने पर ये मुक्त मूलक इस मुक्त मूलक से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। और जैसे ही मेरा मुक्त मूलक समाप्त हो जाएगा तो मुक्त मूलक हटते ही श्रृंखला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। देखो इनको कैसे लिखूंगा मैं, ROCH2 CH2 CH2 CH2, ROCH2 CH2 CH2 CH2। अब देखो हो सकता है इसमें CH2 CH2 कम ज़्यादा हो तो N1 N2 लगा लो, नहीं तो N N रहने दो, बराबर है तो NN, और एक में मान चलो CH2 कुछ ज़्यादा है एक में कम है तो N1 N2 लगा लेना, ठीक है, जैसा भी आप उचित समझो। यहाँ पर आपका N1, यहाँ पर आपका N2, और इन दोनों के मध्य में क्या बना दोगे आप, बॉन्ड। और इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर मुक्त मूलक खत्म हो गए, और मुक्त मूलक यदि खत्म हो गए हैं तो श्रृंखला आपकी समाप्त हो जाती है। तो क्या देखा आपने कि जो पहला स्टेप है युग्मन द्वारा, इसमें जो लास्ट में श्रृंखला समापन पद से मेरे को प्राप्त हुआ है, उस श्रृंखला समापन में से मैंने क्या किया, मुक्त मूलकों को आपस में ऐड करना चालू कर दिया, और मुक्त मूलक आपस में ऐड हो गए तो श्रृंखला क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये आपका स्टेप कहलाता है युग्मन द्वारा श्रृंखला को समाप्त करना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है दूसरा। दूसरे स्टेप में क्या किया जाता है, श्रृंखला में असमानुपातन अभिक्रिया करवाई जाती है, और ये असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और साथ के साथ दूसरे पदार्थ का क्या हो जाता है, अपचयन होने लग जाता है। मतलब दूसरा पदार्थ नहीं, सॉरी, स्वयं का ही ऑक्सीकरण होता है और स्वयं का ही अपचयन होने लग जाता है, वहां पर असमानुपातन हो जाता है। कैसे, देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और उतारोगे आप, मैं इसे इरेज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह की शॉर्टेज है, तो ऊपर से मैं जो बेंजोइल परऑक्साइड है इसको इरेज कर दिया है मैंने, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है आपका, चलो दूसरा तो मैं आपको यहीं बता देता हूं, सेकंड असमानुपातन। अब असमानुपातन से कैसे होती है श्रृंखला समाप्त, देखोगे आप ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। असमानुपातन में क्या किया जाता है, मैं इन्हीं इकाइयों को दोबारा लेता हूं, CH2 CH2, यहाँ पर N। अब बराबर मॉलिक्यूल ले लेना आप, क्योंकि स्वयं का ही ऑक्सीकरण, स्वयं का ही अपचयन कर रहे हैं हम। ROCH2 CH2 N CH2 CH2, ठीक है। अब इसमें देखोगे 2 मुक्त मूलक है मेरे पास। अब हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, ये आप ऑर्गेनिक में अच्छी तरह जानते हो। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ये ले लेता हूँ एक हाइड्रोजन को अलग से,
कौन से वाला? अल्फा हाइड्रोजन। मुक्त मूलक के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन का भी कौन सा विखंडन हो जाए? समांश, क्योंकि पूरा समांश पर ही चल रहा है। यहां से समांश विखंडन हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा? हाइड्रोजन के पास। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर तो क्या बना देंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहां से ये मुक्त मूलक खत्म। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ, क्योंकि हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना देते हैं। तो ये तो बन जाएगा CH3। देखो CH2 तो है ही, एक H और जुड़ जाएगा और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर। तो इस तरह से मुक्त मूलक खत्म हो जाएंगे। और हमारा पर्पज क्या है? मुक्त मूलक खत्म होने चाहिए कैसे भी, जब इस श्रृंखला क्या होगी? हमारी समाप्त होगी। तो क्या हो जाएगा? देखो RO CH2 CH2, यहां पर आ जाएगा N CH2 CH2 और यहां से कौन जुड़ जाएगा? H, या CH3 भी आप लिख सकते हो। इस पर ये H जुड़ गया और यहां पर क्या हो जाएगा? RO CH2 CH2 N CH रह जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा? इस दोनों के मध्य में डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे? दो उत्पाद मेरे को यहां पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये सेम इकाई है, एक में से हाइड्रोजन हट रहा है, जा रहा है, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। उसी इकाई में दूसरी में हाइड्रोजन आ रहा है तो क्या हो रहा है? अपचयन। तो स्वयं का ही ऑक्सीकरण, स्वयं का ही अपचयन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोगेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये असमानुपातन अभिक्रिया का आपका क्या हो जाता है? एग्जाम्पल हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से अब मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं यहां से। तो ये आपकी दूसरा स्टेप है श्रृंखला को समाप्त करने का। क्लियर? चलो, तो श्रृंखला को समाप्त करने का हमारा तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है श्रृंखला स्थानांतरण वाले कोई पद यूज में ले लिया जाए, यानी श्रृंखला को क्या कर दे? स्थानांतरित कर दे। जैसे तीसरा स्टेप में जो यहां पर लेता हूं, श्रृंखला स्थानांतरण। श्रृंखला स्थानांतरण में एक्चुअली होता क्या है कि कोई एक ऐसा पदार्थ यूज में लिया जाता है जो वो पदार्थ उस श्रृंखला से क्रिया करने लग जाए और श्रृंखला को क्या कर दे? समाप्त कर दे, यानी श्रृंखला को स्थानांतरित ही करवा दे। जैसे मेरे पास श्रृंखला क्या चल रही है? RO CH2 CH2 N CH2 मुक्त मूलक। और कोई एल्केन ले लेता हूं मैं, ये प्रारंभिक पदार्थ भी हो सकता है एल्केन। यहां से वही समांश विखंडन के थ्रू ये टूटे तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना देते हैं और एक छोटा सा कोई जो बहुत कम क्रियाशील होता है ऐसा एक नया मुक्त मूलक बन जाता है। तो श्रृंखला को स्थानांतरित कर दिया इसने। एक इतनी लंबी मुक्त मूलक वाली श्रृंखला थी जिससे एक छोटा सा नया मुक्त मूलक बन जाता है जो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होता है और श्रृंखला ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ से ये बॉन्ड तो क्या हो जाएगा? देखो RO CH2 N, फिर CH2 और इस पर ही कौन आ जाएगा? H, और नया मुक्त मूलक क्या बन जाएगा? R। तो श्रृंखला क्या हो गई? स्थानांतरित हो गई, आगे बढ़ गई और छोटा मुक्त मूलक बन गया जो आगे श्रृंखला को चला ही नहीं पाता है क्योंकि अक्रिय होता है या बहुत कम क्रियाशील ये होता है, छोटा मुक्त मूलक होता है। और ये श्रृंखला स्थानांतरित होकर कैसी हो चुकी है? बिना मुक्त मूलक वाली, तो ये क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करती है आपकी। और लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो होता है, चौथा पॉइंट, तो वो आपका होता है श्रृंखला अंतरकर्मक, यानी कि निरोधक। निरोधक वे पदार्थ होते हैं जो रोकने का काम करते हैं। तो लास्ट निरोधक पदार्थ। अब निरोधक पदार्थों में होता क्या है एक्चुअली कि जैसे श्रृंखला अंतरकर्मक किया है ना हमने, उसी प्रकार से निरोधक पदार्थ यूज में लिए जाते हैं श्रृंखला को समाप्त करने के लिए। कैसे? देखो निरोधक पदार्थ के रूप में आप नाइट्रोबेंजीन को यूज में ले लेते हैं। ये आपकी नाइट्रोबेंजीन, ठीक
ठीक है। अब ये क्या है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, चाहो तो आप, मैंने तरीका बता रखा था, आप आर मान कर भी कर सकते हो। आर यदि आपको लगे कि आर तो वहाँ बन गया तो पी मान लो, भाई घर की खेती है, कुछ भी मानना, ठीक। तो चलो मैं तो इसी से बताता हूँ। आपको पता है क्या होगा, क्या होगा, समांश विखंडन, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, समांश विखंडन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। चलो क्या हो जाएगा, यहाँ से श्रृंखला इस पर आकर जुड़ जाएगी, कैसे, ROCH2 होल पावर n और फिर CH2 और इससे जुड़ेगा ऑक्सीजन, ये वाला, इन दोनों के मध्य में बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से आपका नाइट्रोजन इधर क्या लग रहा है, और यहाँ पर आपकी एरोमेटिक रिंग, ठीक है। और इस पर एक क्या है, मुक्त मूलक। अब ये आगे भी चलेगी क्योंकि अनुनाद पाया जाता है, यहाँ पर रेजोनेंस होता है। यहाँ से फिर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो फिर क्या होगा, ये टूट जाएगा समांश में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये और ये मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। ये बॉन्ड का क्या कर देंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, और इधर से आपकी क्या लग जाएगी, ये श्रृंखला जिसमें ऑक्सीजन है और CH2 और R, और यहाँ पर क्या है पूरा N, और यहाँ पर एक मुक्त मूलक बन जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट में क्या होगा, ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा और ये मुक्त मूलक इसमें घूमता रहेगा। और अनुनाद के कारण कंपाउंड को क्या मिल जाती है, स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब इस पर आप दिमाग मत लगाना कि अनुनाद से स्टेबिलिटी कैसे मिलती है, ये अनुनाद क्या होता है, ये कैसे घूम रहे हैं, ये आगे का टॉपिक है। अभी आप दिमाग में क्या रखोगे कि यहाँ पर इस तरह से जब डबल बॉन्ड दिखेंगे, अगला ये टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरह से क्या बॉन्ड बनते जाएंगे और नए नए मुक्त मूलक आपके आते जाएंगे। लेकिन ये जो घूम रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, इस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। भाई लगातार तुम घूमोगे फिरोगे, नई नई स्ट्रक्चर में आओगे तो एनर्जी तो जाएगी। तो इस दौरान क्या, जब एनर्जी निकल जाती है तो स्टेबिलिटी मिल जाती है, स्थायित्व आ जाता है। तो ऐसी कई संरचना बनने के कारण क्या होता है, कंपाउंड स्थायी हो जाता है। और कंपाउंड जब स्थायी हो जाएगा तो इस सिचुएशन में वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, श्रृंखला को समाप्त कर देगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो मुक्त मूलक क्रियाविधि है वो 3 पदों में हुई, श्रृंखला प्रारंभक पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला प्रारंभक पद में हमने क्या किया कि एक हमारे पास कोई श्रृंखला प्रारंभ करने वाला सक्रिय पदार्थ था, मुक्त मूलक या परऑक्साइड, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड या फिर कोई नॉर्मल परऑक्साइड, उसकी हमने एकलक से क्रिया करवा के श्रृंखला को चालू करवाया। फिर उसके बाद श्रृंखला संचरण में n मॉलिक्यूलों के साथ उसकी रिएक्ट करवा के नए नए मॉलिक्यूल हमने और बनाए। फिर इसके बाद हमने श्रृंखला को समाप्त करने के लिए 4 पदों को यूज में लिया। युग्मन पद, जिसमें स्वयं के साथ जुड़कर कंपाउंड मुक्त मूलक को खत्म कर देता है। दूसरा असमानुपातन, जिसमें एक पद का ऑक्सीकरण होता है, उसी पद का अपचयन होने लग जाता है। श्रृंखला स्थानांतरण में किसी एक नए पदार्थ से क्रिया करवाई जाती है। नया पदार्थ एक्चुअली श्रृंखला प्रारंभिक पदार्थ भी हो सकता है, ठीक है, और श्रृंखला को स्थानांतरित करवा दिया जाता है। और निरोधक पदार्थ में कोई एक ऐसे पदार्थ लिए जाते हैं जो उसके साथ जुड़कर अनुनाद के थ्रू उसके श्रृंखला को समाप्त करवा दें, ठीक है। तो ये आपका था श्रृंखला मुक्त मूलक क्रियाविधि से योगात्मक बहुलीकरण। अब नेक्स्ट बात आती है कि जो आपकी आयनिक क्रियाविधि होती है, आयनिक विधि से बहुलीकरण कैसे किया जाता है योगात्मक। तो उसमें एक तो धनायनिक बहुलीकरण है और एक ऋणायनिक बहुलीकरण है। तो ये धनायनिक और ऋणायनिक बहुलीकरण हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में जो आपने ये पढ़ा है जो मुक्त मूलक क्रियाविधि है, इसको आप प्रैक्टिस करोगे। यदि ये आपके पूरी तरह से लर्न हो गई, समझ में आ गई, तो इस सिचुएशन में बिल्कुल सेम इसी तरह से चलने वाली है वो आपके डायरेक्ट समझ में आ ही जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतार लोगे, ठीक है। धन्यवाद।